Hello everyone, welcome back to your online class. Today's topic is theories of international politics. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत। प्रीवियस क्लास में हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अप्रोचेस पढ़े थे, उपागम, ठीक है, जिसमें व्यवहारवादी और आदर्शवादी पढ़ा था, ठीक है, रियलिज्म एंड आइडियलिज्म। उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था किस तरह से यथार्थवादी वास्तविकता में बिलीव करते हैं, साइंटिफिक मेथड पर बिलीव करते हैं, है ना, और आदर्शवादी किस पर बिलीव करते थे कि सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई देश दूसरे देश के साथ फाइट नहीं करेगा, है ना, तो इन सब में बिलीव करते थे। तो इसके बाद अगर हम बात करें थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसके सिद्धांत की, तो मेनली जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945 तक, उसके बाद बहुत सारे जो व्यवहारवादी विद्वान थे उन्होंने साइंस को बेस मानकर एक व्यापक सिद्धांत के विकास का प्रयास किया। मीन्स ये साइंस के आधार पर क्या करेंगे, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके डेवलपमेंट की कोशिश करी कि हम किस तरह से इसको डेवलप्ड कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया, इसको सक्सेस नहीं मिली, ठीक है। इसमें बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने अपने अपने थॉट्स दिए, अपने अपने सिद्धांत दिए। इसमें मेनली है आपका सिस्टम थ्योरी, व्यवस्था सिद्धांत, फिर खेल सिद्धांत है, अतिरिक्त सौदेबाजी का सिद्धांत है ना, और बहुत तरह के सिद्धांत हैं, इन्हें हम वन बाय वन डीपली पढ़ेंगे। ओके, जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं वो व्यवहारवादी अप्रोच को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं। मीन्स जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं वो मेनली किन चीज़ों पर बिलीव करते हैं, जो साइंटिफिक हो, मीन्स साइंस के अकॉर्डिंग हो, जिनका प्रूव हो, ठीक है, उसी को ये लोग वैल्यू देते हैं, ठीक है। इनका ये अप्रोच मात्रिक आंकलनों पर आधारित है, मीन्स जिसको मेज़र किया जा सकता है, ठीक है। उनका अप्रोच किस पर फोकस करता है, जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। अब जो ट्रेडिशनल अप्रोच था वो आप देखोगे मेनली पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड था, है ना। फिर बाद में व्यवहारिक दृष्टिकोण आया, वो किस पर ध्यान देता था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर, इंटरनेशनल रिलेशंस पर, ठीक है। अब इस पार्ट में हम मेनली जो वैज्ञानिक या फिर व्यवहारवादी सिद्धांत होते हैं उसमें व्यवस्था सिद्धांत, सौदेबाजी, खेल सिद्धांत, इनके बारे में पढ़ेंगे, और मेनली आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम थ्योरी के बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट। नाउ यू कैन सी सिस्टम थ्योरी, व्यवस्था सिद्धांत। जो ये व्यवस्था है ये विभिन्न फैक्टर्स का एक समुच्चय है, मीन्स मिश्रण है, जिसमें जितने भी तत्व हैं वो सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसकी एक सेकेंड स्पेशलिटी क्या है, इसकी एक सीमा रेखा है, ठीक है, बाउंड्री है, जो इसे पर्यावरण से अलग करती है, एनवायरनमेंट से डिफ्रेंशिएट करती है, लेकिन फिर भी ये पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता रहता है। अगर हम जनरली बात करें तो सिस्टम प्राकृतिक हो सकती है या प्रौद्योगिक व्यवस्था जैसे कार, घड़ी, कंप्यूटर, या सामाजिक व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, या अर्थव्यवस्था, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, ठीक है, सब क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है। और जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसकी जनरल कंसेप्शन ये है कि बहुत से विद्वान जैसे कार्ल डब्ल्यू ड्यूच, रेमंड एरोन, मार्टिन कैपलन इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब अगर हम अदर थिंकर्स के कंपैरिजन में प्रोफेसर मार्टिन कैपलन की बात करें तो इन्होंने विश्व राजनीतिक व्यवस्था में बहुत सारी वास्तविक और इमेजिनरी नमूने दिए हैं, ठीक है। ये कितने हैं, 6 हैं। अब इन 6 को हम अच्छे से पढ़ेंगे, और जिसमें से जो स्टार्टिंग के 2 हैं ना, यू कैन सी, ये जो 6 आपके नमूने हैं, टाइप्स हैं, इसमें आप देख सकते हो, फर्स्ट वन इज़ बैलेंस ऑफ पावर, सेकेंड वन इज़ डोरमेंट डिपॉल सिस्टम, ये तो रियल है, वास्तविकता से रिलेट करते हैं, और बाकी के जो 4 पढ़ेंगे हम वो इमेजिनरी हैं, ठीक है, मतलब काल्पनिक शक्ति पर बेस्ड है कि उनमें इमेजिनेशन की गई है, कल्पना की गई है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है पहले क्या था, 2 महाशक्तियाँ थी, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। अब फिर कुछ लोग उनसे अलग रहकर कि हम किसी भी महाशक्ति के मेंबर ना बनकर एक अलग से अपना देश को स्वतंत्रता देंगे,
है ना। तो उसको क्या कहा गया था, गुट निरपेक्ष, मतलब किसी भी गुट में शामिल ना होना, किसी की भी तरफ ना जाना। इसको कहा गया था अब क्या कैसा सिस्टम चल जाएगा, द्विध्रुवीय चल जाएगा, डाइपोल, मतलब दो ध्रुव होंगे, दो महाशक्तियाँ होंगी। लेकिन फिर आगे क्या हुआ, 1991 में जो सोवियत संघ है उसका क्या हो गया, उसका पतन हो गया, मीन्स वो अपने आप उसने हार मान ली और ये सिस्टम ख़त्म हो गया। फिर अमेरिका ज़्यादा पावरफुल हो गया, लेकिन फिर इन फ्यूचर क्या हुआ, जो जर्मनी और जापान है वो आर्थिक शक्ति के रूप में सामने आए, मतलब फाइनेंशियल पावर के रूप में सामने आए, उनकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, है ना। तो अब संसार में सिर्फ एक महाशक्ति ना रहकर बहुत सारी महाशक्तियाँ हो गई, ठीक है। अब इनको वन बाय वन देखते हैं। बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन व्यवस्था। इसमें क्या है, 18 एंड 19 सेंचुरी में यूरोप में ये सिस्टम आया था। इस सिस्टम में क्या था, कुछ जो पावरफुल कंट्रीज़ थी वो या तो अकेले रहकर या दूसरे के साथ गठबंधन कर कर, मतलब उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर कर क्या कर रही थी, शक्ति को बैलेंस कर रही थी कि किसी के पास ज़्यादा शक्ति ना हो जाए, सब बैलेंस में रहे, क्योंकि ज़्यादा शक्ति एक के पास हो गई तो दूसरी कंट्रीज़ को उनकी बात माननी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए उन्होंने ये डिसाइड करा कि हम क्या करेंगे, पावर को बैलेंस करेंगे, मीन्स शक्ति संतुलन करेंगे, ठीक है। इसे ही शक्ति संतुलन के नाम से जाना जाता है। और आमतौर पर एक देश संतुलन करता होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो एक देश है वो क्या होगा, संतुलन करता है, वो बैलेंस बनाने का काम करेगा, बैलेंसर है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डोरमेंट डाइपोल सिस्टम, स्थिर द्विध्रुवीय व्यवस्था। अब इसमें क्या था, जब कोल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस समय ये सिचुएशन थी, जो वर्ल्ड की पावर थी वो द्विध्रुवीय विभाजन, मतलब डाइपोल सिस्टम के बावजूद कुछ देशों ने किसी भी एक शक्ति गुट के साथ गठबंधन बनाना मना कर दिया। और फिर क्या आया, गुट निरपेक्ष देश बने, संयुक्त राष्ट्र बना, मतलब हम दो लोगों के साथ ना मिलकर अलग रहेंगे, ठीक है। डोरमेंट का मीन्स क्या होता है, जो दो महाशक्तियाँ हैं उनके साथ हम ना जुड़कर एक अलग रहेंगे, उसे ही स्थिर द्विध्रुवीय व्यवस्था कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ड्रास्टिक डाइपोल सिस्टम, दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था। इसमें क्या है, अगर आप इमेजिनेशन करें, अब ये सब इमेजिनेशन की आएंगी, ठीक है। ये दो तो रियलिस्टिक थी, शक्ति संतुलन और स्थिर द्विध्रुवीय, ये एक्चुअल में हुआ है, लेकिन अब सब क्या है, ये कल्पनाओं पर बेस्ड है। जैसे दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था, इसमें आप इमेजिन करें कि जो इंटरनेशनल लेवल है उस पर अपनी स्वतंत्र भूमिका निभाने वाले देश, जैसे गुट निरपेक्ष देश, वो क्या करें, वो एक सत्ता केंद्र के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मजबूर हो जाएं। फिर क्या होगा, सिर्फ जो स्थिति हो जाएगी वहाँ की, उसमें बहुत सारी ध्रुवीय प्रणाली आ जाएंगी, मतलब एक ध्रुव ना होकर, एक महाशक्ति ना होकर बहुत सारी महाशक्तियाँ बन जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल सिस्टम, सार्वभौम व्यवस्था। ये व्यवस्था कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसमें सभी देश की निष्ठा हासिल होती है, वो सत्ता का केंद्र बन जाता है, मीन्स जो सारी पावर है वो एक केंद्र के पास आ जाए। जितने भी देश हैं, राष्ट्र हैं, वो सब किसी एक को अपना सेंटर मान ले कि बस हम इसके अंडर आते हैं, हम इसकी बात मानेंगे, ठीक है। तो वो यूनिवर्सल सिस्टम कहलाता है, मतलब पूरा राष्ट्र एक केंद्र के नीचे आ जाए, ठीक है। और इस तरह बिना अपनी संप्रभुता का लोप हुए, और इस तरह उनकी जो शक्ति है वो भी नहीं जाएगी, है ना। और जो राष्ट्र राज्य हैं वो संयुक्त राष्ट्र को मजबूत बना सकेंगे, मीन्स जो इंटरनेशनल लेवल पर सब साथ में आए हैं वो पावर भी मेन होगी, है ना। और उनकी अपनी जो संप्रभुता है, सोवर्निटी है, वो भी कहीं नहीं जाएगी, ओके। नेक्स्ट वन इज हायरार्चिकल सिस्टम, पद सोपान्य व्यवस्था या श्रेणी व्यवस्था। इसमें क्या होता है, एक देश इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा कि जो अदर कंट्रीज़ हैं वो उसके निर्देशों के अनुसार चलेंगी, मतलब उसको फॉलो करेंगी, ठीक है। अब इस सिस्टम में एकल ध्रुवीय विश्व प्रणाली हो जाएगा, मतलब जो पावर होगी वो एक के पास होगी। जैसे अगर आप इमेजिन करें अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा पावर हो, है ना, और देश के पास नहीं हो, तो सब उसके रूल्स को फॉलो करेंगे, है ना। तो वो क्या कहलाएगा, हायरार्किकल सिस्टम कहलाएगा, पद सोपान्य व्यवस्था, कि सबसे टॉप पर एक कंट्री है और सब लोग उसकी ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र है वो उस समय भी होगा,
ठीक है। और जो गुट निरपेक्ष देश है, मतलब जो कहते हैं भाई हम किसी के साथ नहीं मिलेंगे, ऐसे देशों का सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र के पास भी ऐसे सिस्टम में ज़्यादा पावर नहीं होगी, क्योंकि जो पावरफुल कंट्री है, एक महाशक्ति है, उसी के पास सारी पावर आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज वीटो यूनिट सिस्टम, इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था। वीटो का मीन्स होता है ना करना, ठीक है। निषेधाधिकार मीन्स मना करने की शक्ति, ओके। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में मॉर्टन कैपलन उन्होंने ये सिस्टम दिया था, एकल वीटो सिस्टम। और हॉब्स ने दिया था प्राकृतिक व्यवस्था, ये उसी से मिलता जुलता है, ठीक है। उन्होंने हॉब्स ने जो प्राकृतिक अवस्था दी थी, नेचुरल अवस्था, उसी से मिलता जुलता है एकल वीटो प्रणाली, जो किसने दी है, मार्टिन कैपलन ने। इसमें क्या होता है, जो प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य का दुश्मन होगा, सब एक दूसरे के दुश्मन होंगे, ठीक है। हर राज्य एक दूसरे से क्या करेगा, दुश्मनी निभाएगा। और क्योंकि तकरीबन सभी देशों के पास परमाणु हथियार होंगे, क्योंकि परमाणु आप देखो न्यूक्लियर सभी के पास है आजकल, सबको अपनी सुरक्षा चाहिए, वरना अगर हमारे पास परमाणु नहीं होंगे तो दूसरा देश हम पे कभी भी अटैक कर सकता है। तो सभी के पास है और सभी एक दूसरे के दुश्मन होंगे, ठीक है। इस तरह सभी अंतर्राष्ट्रीय सूत्रधार अपने दुश्मन के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने में समर्थ होंगे। मीन्स सब लोग एक दूसरे के अगेंस्ट न्यूक्लियर बम यूज़ करेंगे, है ना। सब अपनी शक्ति के लिए दूसरे देश को हार्म करेंगे, ठीक है। तो वीटो यूनिट सिस्टम में क्या है, हम अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब इसमें जो कैपलन है, उन्होंने इसके 3 मॉडल दिए थे। बहुल गुट व्यवस्था, इसमें बहुत सारे गुट बन जाएंगे, है ना, पार्टीज बन जाएंगी। और राष्ट्रीय विखंडन व्यवस्था, मीन्स राष्ट्र क्या होगा, या तो विखंड हो जाएगा, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, छोटे छोटे लेवल पर डिवाइड हो जाएगा। या फिर उत्तर परमाणु युद्ध व्यवस्था, या फिर जब युद्ध हो ही जाएगा उसके बाद जो सिचुएशन आएगी वो कैसी होगी, ठीक है। बहुल गुट व्यवस्था समझ में आ रहा है आपको क्या होगा, इसमें बहुत सारे गुट बन जाएंगे, पार्टीज बन जाएंगी, है ना। और प्रत्येक जो एरिया है वो एक एक महाशक्ति के कंट्रोल में होगा, मतलब एक पावरफुल कंट्री होगी और उसके साथ कुछ देश मिले होंगे, ऐसे ही सेकेंड जगह होगा, थर्ड जगह होगा, ठीक है। तो 5-7 जगहों पर ये डिवाइड हो जाएगा। राष्ट्रीय विखंडन मॉडल में क्या है कि मतलब डिवाइडेशन हो जाएगा राष्ट्र, कई जो बड़े राज्य हैं वो छोटे छोटे राज्यों में चेंज हो जाएंगे, जैसे पूर्व सोवियत संघ, यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया, आजकल ये क्या हो गए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में हो गए हैं। और उत्तर परमाणु युद्ध मॉडल क्या है, मतलब जो परमाणु युद्ध होगा, न्यूक्लियर वॉर होगा, उसके बाद की क्या सिचुएशन होगी। तो जब ये ऐसा युद्ध हो जाएगा तो उसके बाद बड़े गंभीर परिणाम सामने आएंगे, मतलब जो रिजल्ट होगा वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना। ऐसी स्थिति में जो राज्य सबसे ज़्यादा निरंकुश होगा वही रोटी मकान व दवा दारू का सही वितरण कायम रख पाएगा। मीन्स निरंकुशता आ जाएगी, जो रूलर होगा वो कैसे हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो ये थे आपके सिद्धांत। अब नेक्स्ट गेम्स थ्योरी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।